एक औरत बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन खून की गंध सूंघकर भेड़ियों का झुंड वहां पहुंचा। जब तक बच्चा पैदा हुआ, वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। औरत तुरंत वहीं गिर पड़ी। जैसे ही भेड़िया बच्चे पर झपटने वाला था, अचानक एक रंग बिरंगी तितली आई और उन्हें रोक दिया। उसी समय 3 आत्मिक दादियां, जो जीवन देने की शक्ति रखती है, स्वर्ग से एक संकेत महसूस कर वहां पहुंच गई। उन्होंने भेड़ियों को भगा दिया। इसी बीच बच्चे का पिता राजकुमार का खिताब राजा सांजो को दे रहा था। राजा सांजो की योजना थी कि एक दानवी राजा की शक्ति का उपयोग करके पूरी दुनिया पर राज करे, लेकिन वो दानव बहुत ही हिंसक और अनियंत्रित था। जनसंहार से बचने के लिए उसने अपना सिंहासन अपने बेटे को सौंप दिया और दानव को अपनी ही तस्वीर में कैद करने की तैयारी की। मगर दानव राजा की शक्ति बहुत ज्यादा थी। जादूगर उसके सामने टिक नहीं सका। तभी अचानक दिव्य शक्तियां वहां आई। वो 3 आत्मिक दादियां और जादूगर ने उनके साथ मिलकर दानव को कैद करने की कोशिश की। प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन गुस्से से भरे दानव ने एक श्राप दे दिया। उसने कहा, जादूगर की औलादें अंधकार में भटकेगी और चित्रकार की औलाद कभी चैन से जी नहीं पाएगी। दानव को कैद तो कर लिया गया, लेकिन उसी श्राप से नवजात चियोंजी अंधी हो गई। तीनों दादियां श्राप हटाने में असमर्थ रही, पर उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। ये असर एक बच्चे हारम के जरिए टाला जा सकता था। समय बीतता गया और दानव के श्राप के कारण दुनिया दुख और कष्टों से भर गई। दरबार के जादूगर ने निश्चय किया कि पश्चिमी इलाके से एक बच्चे को चुनकर स्वर्ग में बलि चढ़ाई जाए और मार्गदर्शन मांगा जाए। हराम पानी देखने की दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए जादूगर की नजर उसी पर पड़ी। जब वो उसे पकड़कर ले जाने वाली थी, तभी उसने किसी को देखा जिसे सब मृत मान चुके थे। असल में दानव को कैद करने के बाद दरबार के जादूगरों द्वारा अधिकांश जादूगरों को मार दिया गया, लेकिन उनमें से सुनजेन किसी तरह बच गया। हेरम उसी का बेटा है। जब राज दरबार के जादूगरों से उसका मिलना हुआ, तो वो उनके सामने कमजोर निकला। उसे हार माननी पड़ी। बलि के लिए जाते समय सुनजेन को रास्ते में एक दानवी वस्तु मिली। उसने हमला किया, लेकिन जिस पर प्रहार हुआ वो कोई और नहीं बल्कि चियोंजी का पिता था। चित्रकार होंग उन, जिसने दानव को कैद किया था, अब पागल हो चुका है, लेकिन सुनजेन के वार ने उसकी सुधा वापस लौटा दी। सुनजेन ने उसे पहचान लिया। यहीं से दोनों की किस्मतें आपस में जुड़ गई। बाजार में उन्हें 3 आत्मिक दादियां मिली, जो एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर आई थी। उन्होंने हेराम को एक तितली दी। जब उसने इनकार करना चाहा, लेकिन तितली गायब होकर उसके गर्दन पर एक निशान छोड़ गई। हेराम ने सोचा कि ये उसका भ्रम है और उसने ध्यान नहीं दिया। उसे पता नहीं था कि ये एक रक्षा चिन्ह है। दोनों बच्चे एक चित्रकार दल में शामिल हो गए। चियोंजी को चित्र बनाना बहुत पसंद था। अंधी होने के बावजूद वो रोज अभ्यास करती। वो ब्रश नहीं पकड़ पाती थी, लेकिन जमीन पर अपनी उंगलियों से कल्पनाएं रचती थी। चियोंजी ने कभी तारे नहीं देखे थे। वो सोचती थी कि तारे गोल अंडों जैसे होते हैं। एक बार वो लोग आड़ू के बाग में गए। चियोंजी आड़ू खाना चाहती थी, लेकिन अपनी अंधता के कारण तोड़ नहीं सकी। हेराम ने चोरी करना गलत जानते हुए उसके लिए आड़ू तोड़े। दोनों पकड़े गए और घायल भी हुए, लेकिन चियोंजी खुश थी क्योंकि पहली बार उसके पास एक सच्चा दोस्त था। विदा लेते समय चियोंजी ने हेराम का चेहरा छूकर उसे याद रखने की कोशिश की। उसने हेराम को मुहर की तरह अपने मन पर अंकित कर लिया, ताकि वो कभी उससे दूर न जाए। उन्होंने वादा किया कि वो फिर मिलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चियोंजी बार बार उसी जगह उसका इंतजार करती रही। हेराम, जिसे बलि के लिए चुना गया था, वेदी पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। ये तो बस एक साधारण अनुष्ठान होना चाहिए था, लेकिन अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। मुख्य जादूगर ने छुपकर असली अनुष्ठान की जगह मानव बलि रख दी थी। सुनजेन ने कुछ गड़बड़ी महसूस की और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य जादूगर पहले से तैयार था और उसने सुनजेन को काबू में कर लिया। उसी समय महल में दूसरा राजकुमार दानव राजा के क्रोध से प्रभावित होकर उस चित्र पर आग लगा बैठा जिसमें दानव कैद था। सील टूट गई और दानव राजा मुक्त होकर महल से बाहर निकल आया। उसकी नजर तुरंत हेराम पर पड़ी, जो वेदी पर प्रार्थना कर रहा था।
दानव काले धुएं में बदल गया और हिराम के शरीर में समा गया। तभी स्वर्गीय प्रार्थना के समय बिजली कड़की और वेदी पर गिरी। हिराम काबू से बाहर होकर झील में गिर गया। उधर च्योंजी, जो हिराम का इंतजार कर रही थी, बिजली के आघात से उड़कर पानी में जा गिरी। अनुष्ठान को सफल घोषित कर दिया गया और लोग खुशी मनाने लगे। लेकिन सुनजैन, जिसने अभी अभी अपना बेटा खोया था, शोक में डूब गया। पानी के अंदर दोनों बच्चे संघर्ष करते रहे और अंत में बेहोश हो गए। दानव राजा जब पूरी तरह हिराम के शरीर पर अधिकार करने ही वाला था, तभी हिराम की गर्दन पर बनी तितली की मुहर चमक उठी। असल में 3 आत्मिक दादियों ने ये पहले ही जान लिया था और हिराम पर सी लगा दी थी। उन्होंने हिराम को किनारे पर लाया। जब हिराम जागा तो उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अब उसकी आंखें 3 आत्मिक दादियों ने च्योंजी को दे दी थी और उसका श्राप टूट गया। लेकिन दृष्टि के साथ एक भारी भाग्य भी उसके हिस्से में आ गया। इसी तरह 10 साल बीत गए। च्योंजी एक कुशल चित्रकार बन गई है। अपने पागल पिता का इलाज कराने के लिए वो मजबूरी में मून स्टार हॉल के मुखिया के लिए काम करती, जो अंधकार में शक्तियों वाले ताबीज बनवाता है। आखिरकार च्योंजी ने इतना धन कमा लिया कि वो काम छोड़ सके। जैसे ही वो निकल रही थी, उसे खिड़की के पीछे किसी की मौजूदगी का आभास हुआ। लेकिन हॉल का मुखिया उसे डांट कर बाहर निकाल देता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हिराम है, जो 10 साल से गायब था। अब वो एक दिव्य अधिकारी है और गुप्त रूप से मून हॉल का असली मालिक भी। पिछली रात उसने तारों को पढ़ा था और जाना कि पूरब में कोई विशेष व्यक्ति प्रकट होगा। जिज्ञासावश वो खोज में आ गया, पर उसे पता नहीं कि वो व्यक्ति च्योंजी ही है। च्योंजी ने अपनी कमाई से एक चमत्कारी औषधि खरीदी। उम्मीद थी कि उसके पिता उसे पहचान सकेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि दवा नकली है और इसके पीछे वही हॉल का मुखिया है। उसका मकसद सिर्फ च्योंजी का धन हड़पना था और उसे अपने अधीन रखना था। एक दिन दवा विक्रेता की जुबान फिसल गई और च्योंजी को सच्चाई का पता चल गया। वो उसे पकड़ने के लिए मीलों तक दौड़ी और अंततः जाना कि ये सब हॉल मुखिया की चाल थी। च्योंजी को संदेह हुआ कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। उसी समय पास खड़े हिराम ने भी उसकी बातें सुन ली। हालांकि हिराम को सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसने तुरंत अपने आदमियों को जांच का आदेश दिया। इधर च्योंजी ने नकली दवा का खुलासा कर दिया। असल में वो पहले से ही सबूत जुटा रही थी। हॉल मुखिया को तुरंत पकड़ लिया गया। भीड़ में खड़ा होकर जब उसने च्योंजी को देखा तो समझ गया कि उसे मात दी गई है। च्योंजी ने बदले की जीत पर गर्व किया, पर उसे ये नहीं पता था कि सजा जल्दी ही लौट कर आएगी। उस रात हॉल मुखिया अपने अनुचर की मदद से भाग निकला और च्योंजी से टकरा गया। वो डर कर भागी और रास्ते में एक पालकी देखकर उसमें कूद पड़ी। पालकी में हिराम बैठा था। वो च्योंजी को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे कुछ खास महसूस हुआ और उसे छिपने में मदद की। पालकी झटकों से हिलने लगी और दोनों अनजाने में टकरा गए। तभी हिराम की गर्दन पर बनी मुहर चमक उठी। दानव राजा उसके भीतर जागने लगा। हिराम का सिर दर्द से फटने लगा। नियंत्रण खोने से पहले उसने जबरदस्ती च्योंजी को पालकी से बाहर धकेल दिया। च्योंजी ने सोचा कि उसमें से बदबू आ रही होगी, इसी कारण उसे निकाल दिया, पर भीतर हिराम का शरीर काले धुएं से ढक गया और दर्द बढ़ता गया। पालकी हिंसक रूप से हिलने लगी और डरे हुए नौकर भाग गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। काला धुआं चारों ओर फैल गया। दानव राजा ने मोहर तोड़कर हिराम के शरीर पर अधिकार कर लिया और आसमान की ओर उड़ गया। नौकर सहमे हुए भाग खड़े हुए। उसमें से एक मानुस अपने मालिक की चिंता करता हुआ साथ हो लिया। दानव राजा आजाद होकर अपनी आंखों की तलाश करने लगा। इसी समय च्योंजी अनजान थी कि खतरा करीब आ चुका है। वो घोड़े पर सवार होकर घर की ओर लौट रही थी। तभी 3 आत्मिक दादियों में से एक उसके सामने आई और उसे आराम करने के लिए बुलाया। च्योंजी को अचानक ठंडक का एहसास हुआ और वो चुपचाप आग के पास बैठ गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गई। इसी बीच दानव राजा उनकी जगह पर पहुंच गया, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाया, क्योंकि 3 आत्मिक दादियों की दादी ने पहले ही एक जादुई पर्दा डाल दिया था, जिसने उनकी मौजूदगी छिपा दी। दानव राजा जंगल में उड़ता रहा, पर उन्हें ढूंढ नहीं सका। कुछ देर बाद च्योंजी जागी। उसे डर था कि उसका परिवार परेशान होगा, इसीलिए उसने दादी से जल्दी विदा ली। लेकिन जैसे ही वो उस जादुई घेरे से बाहर निकली,
दानव राजा ने उसकी आहट पकड़ ली और तुरंत सामने आ गया। खतरा भांपकर च्योंजी पलटी और सीधे दानव राजा के आमने सामने हो गई। तभी अचानक समय थम गया। एक सफेद बाघ धीरे धीरे प्रकट हुआ और इंसान में बदल गया। दानव राजा ने बाघ आत्मा का मजाक उड़ाया और बंधन तोड़कर लड़ने लगा, लेकिन पूरी शक्ति के बिना वो टिक नहीं सका। जैसे ही बाघ आत्मा अंतिम वार करने वाली थी, तभी आत्मिक दादी ने उसे रोक दिया और फिर से दानव पर मुहर कस दी। उन्होंने बाघ आत्मा से कहा कि दानव राजा को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। अगर हिराम का शरीर मर गया तो दानव राजा आजाद हो जाएगा। जब भाग्य की संतान च्योंजी एक दिन अनंत पात्र बन जाएगी, तभी दानव राजा को स्थायी रूप से कैद किया जा सकेगा। फिलहाल उन्हें दोनों की रक्षा करनी होगी। बाघ आत्मा अनिश्चा से मान गया। जैसे ही दोनों आत्माएं चली गई, समय फिर चलने लगा। च्योंजी पूरी तरह हैरान रह गई। उधर हिराम एक पेड़ पर जागा। वो उलझन में था कि वो वहां कैसे पहुंचा। अंधा होने के कारण टटोलते हुए वो फिसल गया और सीधे च्योंजी पर आ गिरा। च्योंजी होश में आई और पहचान गई कि ये वही रक्षक है जिसने उसे पालकी में जगह दी थी। कोई और उपाय न देखकर उसने उसे घर ले जाने की कोशिश की। घर पहुंचकर उसने हिराम को सुला दिया। तभी उसे ध्यान आया कि उसका हाथ घायल हो गया है। उसने जल्दी से उसे उसी रुमाल से बांधा जो हिराम ने उसे बचपन में दिया था। वो रुमाल उसने 10 सालों तक संभाल कर रखा। वो हिराम को अगले दिन लौटाना चाहती तो थी, पर किस्मत में उनकी मुलाकात नहीं लिखी थी। उसे ये पता नहीं कि जिस आदमी को उसने घर पहुंचाया वो ही हिराम है। हिराम को बुरे सपने आते रहे और च्योंजी का दिल दुखता रहा। वो तभी चैन से सो पाई जब हिराम आखिरकार शांत हो गया। अगली सुबह जब च्योंजी जागी तो खुद को हिराम की बाहों में पाया। घबराकर उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। वो लगातार माफी मांगती रही, पर हिराम तो अभी जागा ही नहीं था। फिर भी उसने चुपके चुपके उसके चेहरे को निहारा। तभी हिराम ने अचानक आंखें खोल दी। अनजान जगह देखकर वो चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने च्योंजी की आवाज सुनी, उसे याद आया कि यह वही लड़की है जो पिछली रात उसे पुकार रही थी। हिराम ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, पर च्योंजी खुद भी उलझन में थी। थोड़ी ही देर बाद हिराम फिर से बेहोश हो गया। अब च्योंजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो मदद के लिए मास्टर जुइन के पास गई। भले ही उसके पिता होंग उन्हों मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन जुइन और चित्रकार दल का मुखिया उसे बेटी जैसा मानता है। वो कुछ कह भी नहीं पाई थी कि जुइन, जो पूरी रात उसकी चिंता में जागी थी, उसे डांटने लगी कि वो घर क्यों नहीं लौटी। फिर दल का मुखिया आया और च्योंजी के घायल हाथों को देखकर चिंतित हुआ। गुनहगार महसूस करते हुए च्योंजी ने बताया कि उसका उपकारी घायल और बेहोश पड़ा है, उसे मदद चाहिए। लेकिन मुखिया ने सोचा कि वो फिर बहाना बना रही है। उसने उसकी बात नहीं मानी और उसे गोदाम में बंद कर दिया। जब जुइन उसे खाना देने गई तो च्योंजी ने उससे मदद की गुहार लगाई। हालांकि वो पहले कई बार उसकी बातों में आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी सच्ची हालत देखकर जुइन पिघल गई और मदद के लिए तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर चुपके से एक डॉक्टर को ढूंढा। इसी बीच हिराम जाग चुका है। च्योंजी को ना पाकर उसने खुद उठने की कोशिश की। तभी च्योंजी दौड़ते हुए एक आदमी को देखती है और समझती है कि वो कोई दुश्मन है। वो और तेज भागने लगी। असल में वो आदमी मयान है, जिसे हिराम ने अभी अभी पुकारा है। वो हिराम के आदमियों को लेकर अपने स्वामी को ढूंढने आया है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्हें किसी के आने का आभास हुआ तो उन्होंने मयान को छुपा दिया। वहां आने वाली कोई और नहीं बल्कि च्योंजी है। हिराम को सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। इसी समय हिराम ने मौका पाकर उसका नाम पूछा। शर्माते हुए च्योंजी का चेहरा लाल हो गया और वो प्यारी से लगने लगी। जल्दी से उसने अपना नाम ह्योंग च्योंजी बताया। नाम सुनते ही हिराम को 10 साल पहले का दृश्य याद आ गया। उसने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन अपनी पहचान छुपा ली क्योंकि उसके दिल में गहरी नफरत है और ये सही समय नहीं है। कई सालों तक हिराम के पिता जादू से उसकी नजर वापस लौटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजा के आदेश पर भेजे गए सैनिकों ने उसके पिता को मार डाला। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं बख्शा गया। 4 साल तक हिराम महल में रहकर सब कुछ सहता रहा। वो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि बदला ले सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस समय से पहले ही उसकी मुलाकात च्योंजी से हो जाएगी। इसी बीच पहाड़ों में हिराम की खोज में एक बड़ा दल निकला हुआ है।
राजकुमार लियू को जब हेराम के गायब होने की खबर मिली तो वो खुद सेना की मदद से उसे ढूंढने निकल पड़ा। चोंगजी ने उसे पहचाना नहीं और न ही उसके इरादों को समझा। उसने झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई नहीं जिसे वो ढूंढ रहा है। लियू ने जब अपनी पहचान बताई तब भी चोंगजी को विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, फटेहाल कपड़ों में कोई राजकुमार कैसे हो सकता है। उसने उसका मजाक उड़ाया और बाहर निकलने वाली ही थी कि तभी शोर सुनकर हेराम बाहर आ गया। लियू तुरंत उसकी ओर दौड़ा। चोंगजी ने सोचा कि वो हेराम को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए उसने कुल्हाड़ी उठा ली और दौड़ पड़ी। तभी हेराम ने उसे आवाज दी, तीसरे राजकुमार। ये सुनकर चोंगजी चौंक गई और तुरंत कुल्हाड़ी गिराकर छिप गई। थोड़ी देर बाद पूरा खोज दल वहां पहुंचा। हेराम और उसके लोगों को ले जाने के बाद चोंगजी धीरे धीरे बाहर आई। उसका मन थोड़ा उदास है, लेकिन जल्द ही उसके हेराम से फिर से मुलाकात होने वाली है। अब 3 साल में होने वाली पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चोंगजी ने चुपके से अपना नाम प्रतियोगिता की सूची में डाल दिया, बिना नेता की इजाजत के। लेकिन शर्त यह है कि उसे ये सूची खुद ही जाकर राजकुमार लियू को देनी होगी, जिसे उसने नाराज किया था। पहचानी ना जाए इसीलिए उसने भेष बदल लिया। उसकी मौसी ने कपड़े दिलाने में मदद की। रास्ते में उसने एक पालकी देखी और हेराम की याद आई और अगले ही पल हेराम उसके सामने आ खड़ा हुआ। चोंगजी चौंक गई। वो नहीं जानती थी और उसने वहां आने की वजह प्रतियोगिता बताई, लेकिन हेराम ने उसकी आवाज से ही उसे पहचान लिया। उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो जैसे मुझे नहीं जानती। चोंगजी ने तुरंत मना किया और समझाया कि उसने लियू को नाराज कर दिया है। ये सुनकर हेराम हंस पड़ा और बोला, सूची लाओ, मुझे दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। चोंगजी बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी अचानक लियू वहां गया। वो घबरा कर दौड़ पड़ी, लेकिन लियू ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे भागा। आखिरकार उसने चोंगजी को पकड़ लिया। बचने के लिए चोंगजी ने उसे जोर से झटक दिया और फिर तुरंत माफी भी मांग ली। जब लियू ने सूची लेनी चाही तो दोनों में खींचातानी होने लगी। चोंगजी डर रही थी कि वो बदला लेने के लिए प्रतियोगिता बिगाड़ देगा। दोनों के बीच खींचातान में सूची पूरी तरह फटकर बर्बाद हो गई। ठीक उसी समय हेराम आया और गिरती हुई चोंगजी को थाम लिया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसकी गर्दन पर बनी वो मोहर फिर से बदलने लगी। उस दिन हेराम को 3 साल में होने वाली प्रतियोगिता में बुलाया गया। वहां पहुंचकर उसने चोंगजी की एक बड़ी समस्या हल कर दी। धन्यवाद के तौर पर चोंगजी ने उसे प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचाया। प्रतियोगिता शुरू हुई। चोंगजी ने अपनी पेंटिंग पर हमेशा की तरह तितली का निशान बनाया, लेकिन यही उसके लिए मुसीबत बन गया। दरअसल लियू ने पहले भी घंटी नक्शे वाले कलाकार की पेंटिंग खरीदी थी, जिस पर वही तितली बनी थी। अब उसने तुरंत पहचान लिया। हालांकि उसकी पेंटिंग बहुत शानदार बनी है, लेकिन फिर भी लियो ने उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। चोंगजी को पता नहीं था कि उसकी पहचान खुल चुकी है। वो समझी कि उसने लियो को पहले नाराज किया था और अब वो बदला ले रहा है, क्योंकि लियो असली वजह सबके सामने नहीं बता सकता था। इसीलिए उसने चोंगजी को अयोग्य घोषित कर दिया। टूटी हुई चोंगजी प्रतियोगिता छोड़कर जाने लगी, लेकिन तभी उसे किसी ने पुकारा। कला संस्थान के प्रमुख महान चित्रकार ने उसे बुलाया। उन्होंने समझ लिया कि चोंगजी कोई साधारण प्रतियोगी नहीं है। उन्हें पता है कि तीसरे राजकुमार लंबे समय से राजा सांजो की छोड़ी हुई पेंटिंग को पुनः बनाने वाला कलाकार ढूंढ रहे हैं और चोंगजी ही वही कलाकार है। तभी आसमान से 2 तितलियां उड़कर आई और धीरे से चोंगजी की फूलों वाली पेंटिंग पर बैठ गई। ये एक चमत्कारी संकेत था, जिससे साबित हुआ कि चोंगजी को दैविक कलात्मक शक्तियां प्राप्त है। उन्होंने तुरंत अपने अधिकार से उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति बहाल कर दी। अब कोई रुकावट नहीं और इस तरह चोंगजी सफलतापूर्वक प्रतियोगिता में भाग ले पाई। लेकिन चोंगजी की टीम के नेता चाहते हैं कि वो प्रतियोगिता से नाम वापस ले ले। उन्हें डर है कि अगर चोंगजी मशहूर हो गई तो कहीं वो भी अपने पिता की तरह पागलपन की उस किस्मत का शिकार ना हो जाए। मगर चोंगजी अब बहुत आगे आ चुकी है। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो नेता की चिंता समझती है, लेकिन उसके पास इसे भी बड़ा कारण है। उसके बीमार पिता की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और उनकी जान सिर्फ एक दुर्लभ दवाई से बचाई जा सकती है, जो महल में मिलती है। प्रतियोगिता जीतकर उसे तीसरे राजकुमार से एक वरदान मांगने का अधिकार मिल सकता है। चोंगजी ने ठान लिया कि वो ये जीतकर वो दवा जरूर लाएगी। इसी दौरान हेराम ने उसकी बातें सुन ली और उसने चोंगजी को वैसे ही दिलासा दिया जैसे वो बचपन में दिया करता था। बाद में
दोनों उसी छोटी नदी के किनारे लौटे जहाँ वे बचपन में साथ खेला करते थे। अब तक चोंगजी को यकीन हो गया कि हेराम उसके बचपन का साथी है। उनकी बातचीत भी वैसे ही है जैसे सालों पहले हुई थी। आखिरकार चोंगजी अपने दिल की बात रोक नहीं पाई और उसका नाम लेकर पुकारा, हेराम। उस रात हेराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दिल की बात एक नरम चुम्बन से जताई, लेकिन उसी कोमल पल ने हेराम के अंदर बंदिश में कैद राक्षस को जगा दिया। उसका स्नेह जैसे सपना होकर उड़ गया। उसने साफ कह दिया कि वो बचपन का वो लड़का नहीं है और चोंगजी से कहा कि उसे भूल जाए। चोंगजी इस अचानक बदलाव को सहन नहीं कर पाई। उसने सवाल किया, अगर तुम वही नहीं हो तो मुझे चूमा क्यों? मेरा नाम कैसे जानते हो? लेकिन हेराम ने उसे बीच में ही रोक दिया और जिद करके घर पहुंचाने चला गया। चोंगजी उसकी वजह समझ नहीं पाई, मगर उसका चेहरा भूल नहीं सकी। अब आखिरी प्रतियोगिता करीब है। चोंगजी ने अपने दिल के जज्बात दबाकर पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर लगा दिया। इस बार उसने काले और सफेद रंगों से तितलियों की एक अद्भुत चित्र बनाई। उसकी तितलियां इतनी जीवंत लग रही थी कि बाकी चित्र फीके पड़ गए। बेहतरीन रचना और कौशल की वजह से चोंगजी ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी पेंटिंग 300 बोरे अनाज जितनी कीमत पर बिकी। लेकिन चोंगजी के लिए असली मायने रखता है सिर्फ पिता का इलाज। वो तुरंत लियो के पास गई और दवा मांगने की इच्छा जताई। अपने पिता के प्रति चोंगजी का प्यार देखकर लियो तुरंत मान गया। प्रतियोगिता के बाद राजा ने भी चोंगजी की प्रशंसा की और आदेश दिया कि वह बगीचे में काम करे और राजकीय चित्र की मरम्मत करे। मगर चोंगजी राजी नहीं। वो अपने बीमार पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब लियो उसे खुद मनाने आया। उसने वादा किया कि सारी चिंताएं वो हल कर देगा और उसके पिता के लिए दवा भी तैयार की जाएगी। ये सुनकर चोंगजी ने आभार व्यक्त किया और अपनी सहमति दे दी। उधर हेराम ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। उसका पहला निशाना वही अधिकारी था जिसने 2 बार उसके पिता को धोखा देकर मरवाया था। हेराम ने उसे मार गिराया। अब उसकी नजर पुराने उप प्रमुख पर थी। अगले दिन चोंगजी ने अपने दल के नेता से विदा ली और बागीचे की ओर निकल पड़ी। जाने से पहले नेता ने उसे उसके द्वारा बनाई गई एक चित्र और एक कढ़ाईदार जूते दिए और कहा कि ये लियो को धन्यवाद स्वरूप पहुंचा देना। लेकिन रास्ते में चोंगजी को 3 देवियों ने रोक लिया। वो उस चित्र को देखना चाहती थी। जब चोंगजी ने मना कर दिया तो उनमें से एक देवी ने हाथ हिलाया। समय थम गया। पल भर में उसने चित्र छीन ली और एक इशारे से उसमें बने बाघ पर कुछ किया। फिर चित्र लौटा दिया और अगली ही हरकत से समय को वापस सामान्य कर दिया। चोंगजी चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब थी। वो उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर भी रास्ता जारी रखा। मगर हैरानी की बात यह है कि वो चाहे कोई भी रास्ता लेती, बार बार उसी जगह लौट आती। बेबस होकर बिना सोचे समझे चोंगजी आगे बढ़ी और फिर सामने हेराम को पाया। लेकिन हेराम, जो अपने बदले के इरादे पर अडिग था, उसने चोंगजी को दूर धकेल दिया और उसके पास आने से मना कर दिया। उसे पता नहीं था कि उसका प्रेम का प्रतिद्वंदी लियो पहले से ही रास्ते में है। लियो ठीक समय पर पहुंचा और बारिश से बचने के लिए चोंगजी को अपनी ओट में ले लिया। जल्द ही उसे पता चला कि चोंगजी तेज बुखार में जल रही है। उसने किसी आपत्ति की गुंजाइश न देकर उसे उठा लिया। लेकिन उनका रास्ता थामे हेराम खड़ा है। लियो पीछे हटना नहीं चाहता था। उसने सवाल किया, अगर हेराम का चोंगजी से कोई समझौता है, अगर वो उसके लिए इतनी अहम है, तो उसे जाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोक लिया? ये कहकर जैसे ही लियो चोंगजी को ले जाने की तैयारी में लगा था, सिर्फ हेराम की एक पुकार पर चोंगजी ने बिना झिझके लियो को छोड़ दिया और उसके पीछे चली गई। हेराम के मन में संघर्ष चल रहा है। वो बदला लेना तो चाहता है, लेकिन चोंगजी को इसमें नहीं खींचना चाहता। साथ ही वो ये सोचकर भी तड़प रहा है कि कहीं चोंगजी उसे सच में भूल न जाए। आखिरकार उसने 10 साल पहले घटी घटना का सच उसे बता दिया, लेकिन अपने बदले की योजना को छिपा ली। महल में लौटकर लियो ने हार नहीं मानी। उसने हेराम का सामना किया और दोनों ने अपने राजसी खिताब को एक तरफ रखकर चोंगजी के लिए खुले युद्ध की घोषणा कर दी। चोंगजी को पता भी नहीं कि वो इस टकराव की वजह बन चुकी है। वो तो बस बगीचे में काम करने के लिए आई है। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसे एक खास मिशन सौंपा गया है। आधिकारिक तौर पर उसे पुराने नक्शों की मरम्मत करनी है, लेकिन गुप्त रूप से उसे एक ऐतिहासिक चित्र की मरम्मत करनी है। उसे एक अलग कमरे में ले जाया गया और तभी उसे असलियत समझ आई। जैसे ही उसने
उस टूटे फूटे चित्र को देखा। उसमें छपी दानवीय छवि से वो डर गई। शिंग हुआ जो उसे वहां लाया था तुरंत उसे बाहर ले गया ताकि वो संभल सके, काम सही से हो सके। इसके लिए लियू भी वहां आया। उसने पहले ही चित्र देखी थी, इसीलिए वह विस्तार से बता सकता है कि वो कैसी थी। जैसे ही चोंगजी ने खुद को इस काम के लिए तैयार किया, अचानक उसने देखा कि उसकी कलाई से कंगन गायब है। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले वो गिरी थी। जल्दी ही वो उस कमरे की ओर उसे ढूंढने भागी, लेकिन बिना पास के उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दिया गया। उसी वक्त हेराम वहां से गुजरा और सिर्फ एक वाक्य में उसने चोंगजी की समस्या हल कर दी। अंदर जाकर चोंगजी तो अपने कंगन को ढूंढने में व्यस्त हो गई, लेकिन उसने हेराम की बिगड़ती हालत पर ध्यान नहीं दिया। उसके भीतर का राक्षस अपनी मोहर से बाहर निकलने लगा है। जैसे ही चोंगजी को कंगन मिल गया, उसने मुड़कर देखा। उसे महसूस हुआ कि हेराम के साथ कुछ गड़बड़ है। वो उसे जल्दी बाहर ले गई, लेकिन तब तक हेराम खुद में नहीं रहा। उसने एक ही झटके में चोंगजी को दूर फेंक दिया। अब राक्षस उसके शरीर पर काबू लेकर जाग चुका है और आंखें ढूंढने लगा। बदले हुए हेराम को देखकर चोंगजी तुरंत समझ गई कि अब वह पहले वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन भागने के लिए बहुत देरी हो चुकी थी। दानव ने उसका गला पकड़ लिया। चोंगजी कितनी भी कोशिश करती, कोई फायदा नहीं। आखिरी उम्मीद में उसने पुकारा और हेराम की असली चेतना को जगाने की कोशिश की। उसकी आवाज सुनकर हेराम की आत्मा भीतर से प्रतिरोध करने लगी, लेकिन इंसान आखिर राक्षस की ताकत के आगे कैसे जीत सकता था। हेराम पूरी तरह से अपने शरीर पर से नियंत्रण खो चुका था। जब चोंगजी निराशा में डूब गई, तभी अचानक समय थम गया। एक सफेद बाघ छत पर चलते हुए प्रकट हुआ। होरिंग संरक्षक बाघ यानी गार्डियन टाइगर ने एक शक्तिशाली मोहर का मंत्र सक्रिय किया। राक्षस तुरंत दबा दिया गया। बाघ ने कहा, यही तुम्हारी किस्मत है। दानव मानने को तैयार नहीं, लेकिन होरिंग ने मंत्र और तेज कर दिया। चाहे राक्षस कितना भी गुस्सा दिखाए और प्रतिरोध करे, आखिरकार उसे फिर से मोहर में कैद कर दिया गया। सब कुछ सामान्य हो गया। संरक्षक बाघ होरिंग ने समय को फिर से सामान्य कर दिया। चोंगजी जो अभी अभी मौत के मुंह से बची है, हेराम को देखकर दुख और पीड़ा से भर उठी। उसका डर धीरे धीरे मिट गया और उसकी जगह पूरी तरह चिंता ने ले ली। उस रात चोंगजी हेराम के बिस्तर के पास अकेली बैठी रही और अनजाने में ही सो गई। उसी रात 3 देवी दादियां वहां प्रकट हुई। उन्होंने एक और तितली हेराम के शरीर पर रखी। अगले ही पल वो तितली एक निशान में बदल गई। तभी होरिंग फिर से प्रकट हुई और 3 देवी दादियों से शिकायत करने लगी कि वे राक्षस से निपटने के लिए ये तरीका क्यों अपना रही है। लेकिन बूढ़ी देवी ने आह भरकर कहा कि और कोई रास्ता नहीं है। राक्षस को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल कैद किया जा सकता है। वो इतने समय से इंतजार कर रही थी कि चोंगजी अपनी दिव्य शक्ति जागृत करे ताकि एक शाश्वत मुहर बनाई जा सके। अगले दिन चोंगजी उठी और देखा कि हेराम उसकी ओर चल कर आ रहा है। वो एक पल के लिए चौंकी, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि असली हेराम है। हेराम को पिछली रात की कोई बात याद नहीं। उसने चोंगजी से पूछा कि आखिर क्या हुआ था। चोंगजी ने कहा, तुम्हारी आंखें सफेद हो गई थी, तुम्हारे नाखून काले और लंबे हो गए थे और तुमने लोहे की छड़ जैसी ताकत से मेरा गला दबा दिया था। हेराम को उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने आदमियों को सच पता लगाने का आदेश दिया। यहाँ काम पर ध्यान दे रही चोंगजी ने देखा कि नक्शे पर एक छोटा सफेद बाग बना है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। उसी समय उसके पीछे एक परछाई से दिखाई दी। वो तुरंत पीछे मुड़ी और पुकारना चाहा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। उसने फिर मुड़कर देखा, वो होरिंग है। होरिंग हैरान है कि चोंगजी उसे देख पा रही है। जब उसने चोंगजी की आंखों में देखा तो ठिठक गई। चोंगजी को कुछ समझ नहीं आया। जब होरिंग ने उसका व्यवहार देखा तो उसे डांट कर समझाना चाहा, जैसे कोई बड़ी औरत बच्चों को समझाती हो, लेकिन चोंगजी को पता नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की उससे कहीं ज्यादा पुरानी और अनुभवी है। उस रात जब चोंगजी सो रही थी, अचानक एक राक्षस अंदर घुस आया। उसने उसका गला पकड़ लिया। चोंगजी जल्दी ही घुटने लगी। जब उसने हेराम की गहरी लाल आंखें देखी तो वो तुरंत समझ गई ये असली हेराम नहीं है। तभी बाहर से एक अजीब आभा कमरे में आई। वो आभा उस जेड की तलवार से टकराई जो हेराम ने चोंगजी को दी थी, और तुरंत उसमें 3 देवी दादियों की दिव्य शक्ति जाग गई। दोनों शक्तियों के मिलते ही राक्षस फिर से अपनी मुहर में कैद हो गया। दिव्य ऊर्जा के इस झटके ने चोंगजी को भी बेहोश कर दिया।
बाहर से उसकी मदद करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चित्र से निकली आत्मा थी। वो एक ऐसा प्राणी है जो प्राचीन पत्थर कला से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा पर जीवित रहता है। च्योंगजी कब से उसकी चुनी हुई थी। इसी बीच दूर बैठे राज्य के पूर्व मंत्री पर बुरा असर हुआ। असल में उसी ने ये साजिश रची थी कि राक्षस को जीवित किया जाए ताकि दूसरे राजकुमार उसकी शक्ति हासिल कर सके। लालच से अंधा हो चुका दूसरा राजकुमार सोचता है कि अगर उसके पास राक्षस की ताकत आ गई तो वो आसानी से राजा बन जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोई साधारण इंसान कभी भी ऐसी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसी समय च्योंगजी जाग गई। वो तो बस हिराम के घर में रात भर ठहरी थी। किसे पता था कि उसकी जान जाते जाते बची। वो पूरी रात जागी रही और तभी चैन से सांस ली जब हिराम सुबह उठा। वो ये देखकर हैरान है कि वो च्योंगजी के कमरे में क्या कर रहा है। हर बार जब राक्षस जागता है, हिराम बेहोश हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। पिछली बार की तरह ये डर था कि कहीं हिराम उस पर विश्वास न करे, इसीलिए च्योंगजी ने झूठ कहा कि वो नींद में चलते चलते उसके कमरे में आ गया होगा। हिराम को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन फिर अचानक ध्यान भटक गया जब उसने देखा कि उसने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। तब च्योंगजी को भी एहसास हुआ और उसने तुरंत कम्बल अपने ऊपर खींच लिया। वो कपड़े पहन ही रही थी कि तभी बाहर से एक सेवक की आवाज आई जो हिराम को ढूंढ रहा है। वो जल्दी से बाहर भागी और सेवक को संभाला। साथ ही हिराम से कहा कि जल्दी कपड़े पहन ले। अभी भी आधी नींद में हिराम धीरे धीरे उठा। तभी एक अजीब स्थिति आ गई। हिराम घबराहट में अपनी पैंट पहनने लगा। च्योंगजी उसे चुपचाप उसके कमरे में वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन्हें देख लिया गया। ये क्या चल रहा है? च्योंगजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जितना समझाती उतना मामला उलझता गया। आखिरकार उसने हार मान ली और अपने कपड़े उठाकर भाग गई। उधर हिराम ने खुद को संभालने के बाद अपनी बार बार की बेहोशी की जांच करनी शुरू कर दी। वो खुद को मूनर हॉल के गुरु के रूप में छिपाकर सच जानने की कोशिश करने लगा। आखिर उसने दूसरे राजकुमार से सच्चाई उगलवा ही ली। हिराम को विश्वास नहीं हो रहा, एक राक्षस उसके शरीर के अंदर रहता है, लेकिन हाल की सारी घटनाएं उसे मानने पर मजबूर कर रही है। इसी समय च्योंगजी को पता चला कि जो दिव्य रेशमी कपड़ा वो बना रही है उसका असली मकसद राक्षस को कैद करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वही राक्षस हिराम के भीतर है। वो तो बस डरी रही कि अगर उसने ये काम पूरा कर दिया तो कहीं वो भी अपने पिता की तरह पागल ना हो जाए। हिराम को ये भी पता चला कि ये काम बहुत खतरनाक है। वो च्योंगजी को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए उसने उसे शहर से बाहर आमंत्रित किया और दोनों ने मिलकर अच्छा वक्त बिताया। फिर हिराम ने च्योंगजी को एक चिट्ठी दी और कहा कि वो अपने पिता को लेकर हमेशा के लिए चली जाए। च्योंगजी कुछ समझ नहीं पाई और जाने के लिए इच्छुक भी नहीं थी। तभी हिराम ने सच बताया, राक्षस मेरे अंदर है, हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही तीसरे राजकुमार सैनिकों के साथ आ गया और हिराम को पकड़ने का आदेश दिया। असल में तीसरे राजकुमार को जब ये पता चला तो उसने सोचा कि च्योंगजी की सुरक्षा खतरे में है, इसीलिए हिराम को कैद करने का हुक्म दिया। च्योंगजी बेबस खड़ी देखती रही। वो पूरी तरह टूट गई। कुछ समय शोक में बिताने के बाद उसने ठान लिया कि वो चित्र संस्थान वापस जाएगी और दिव्य रेशम पात्र बनाएगी, वही वस्तु जो राक्षस राजा को कैद कर सकती है और हिराम को बचा सकती है। लेकिन इससे पहले उनका मन तड़प उठा, क्योंकि वो हिराम को आखिरी बार देखना चाहती है। दुर्भाग्य से तीसरे राजकुमार ने उसकी ये विनती ठुकरा दी। च्योंगजी ने तारों की शक्ति से पात्र बनाने की कोशिश की, पर असफल रही। उसका मन हिराम की यादों में उलझा हुआ है और बिना शांत दिल के दिव्य आत्मा चित्र में उतारना संभव नहीं। तीसरे राजकुमार ने उसे समझाया कि अब ये हिराम को भूलकर फिर से चित्रकारी पर ध्यान दे, लेकिन च्योंगजी पूरी तरह हताश और दिशाहीन महसूस कर रही थी। तभी उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि एक नकली आदेश बनाएंगे और जेल में घुसकर हिराम से मिलेंगे, लेकिन योजना तुरंत ही नाकाम हो गई। तीसरे राजकुमार को समझ नहीं आ रहा कि अब उसके साथ क्या करे, तो उसने अनिच्छा से ही मुलाकात की अनुमति दे दी। लेकिन जब च्योंगजी और हिराम मिले तो हालात बिगड़ गए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, राक्षस की शक्ति फिर से भड़क उठी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। दोनों ही एक रहस्यमय दुनिया में खिंच गए। वहां हिराम की अंधता अस्थायी रूप से मिट गई और उसने पहली बार
च्योंगजी को अपनी आंखों से देखा। वे उस पल का आनंद ले पाते उससे पहले ही राक्षसी राजा प्रकट हुआ। उसने च्योंगजी को पकड़ लिया और उसकी आंखें चुराने की कोशिश की जिसमें उसकी सारी शक्तियां छिपी है। च्योंगजी दर्द से तड़प उठी। जब सब कुछ खत्म होते दिख रहा था तभी आत्मिक लोक की शक्तियां फिर से जाग उठी और उसने च्योंगजी को बचाया और वे वापस इस दुनिया में लौट आए। लेकिन इस बार हेराम कमजोर पड़ गया। राक्षसी वस्तु ने उसकी जीवन शक्ति खींच ली। च्योंगजी ने जब हेराम का निर्जीव शरीर देखा तो घबरा गई। तीसरा राजकुमार उसकी सुरक्षा की चिंता में दौड़ा और जल्दी उसे वहां से लेकर बाहर आ गया। राक्षसी राजा गायब हो चुका है लेकिन हेराम मृत पड़ा है। लेकिन जैसे ही वे निकले पास की कोठरी में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों से 3 तावीज बने और वे दीवार के उस पार जाकर छोटे छोटे रोशनी में तब्दील हो गए जो हेराम के शरीर में समा गए और चमत्कारी ढंग से वो फिर जीवित हो गया। चियोंग ने आंसू पोंछकर खुद को संभाला। उसने कसम खाई कि हेराम के लिए वो असली दिव्य पात्र जरूर बनाएगी। जब वो टूटे हुए चित्रों को याद करने लगी तभी राक्षसी राजा की परछाई फिर सामने आ गई। डर के बावजूद च्योंजी ने हिम्मत दिखाई और पहली बार उस पात्र का असली रूप देखा। स्थिर हाथों से उसने चित्र बनाना शुरू किया। जो काम 4 दिन में होता है वो सिर्फ 1 दिन में पूरा कर दिया। लेकिन पात्र पूरा होने के बाद भी उसे बांधने का अनुष्ठान आसानी से नहीं चला। समारोह के भीतर च्योंजी खुद को भेष बदलकर छुपाई बैठी थी। सच छिपाने के लिए हेराम ने नंगी हथेली से तेज धारदार तलवार पकड़ ली। ये देख च्योंजी सहम गई लेकिन हेराम ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। उसी समय बाहर खड़ा दूसरा राजकुमार धनुष लिए तैयार खड़ा था। उसने इशारा किया और उसके सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। लहूलुहान होकर हेराम सबसे पहले बाहर निकला और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इससे च्योंजी को भागने का मौका मिला। असल में दूसरा राजकुमार बहुत समय से राक्षस राजा की शक्ति पाना चाहता था ताकि गद्दी हथिया सके। राजा की बीमारी के दौरान उसने गुप्त रूप से हेराम को जेल से अगवा कर लिया। उसकी योजना है कि इस अनुष्ठान में राक्षस राजा को बाहर बुलाकर उसकी आत्मा अपने शरीर में उतार ले। च्योंजी हेराम को फिर से ले जाते हुए देखकर चुपचाप उनके पीछे चली गई। अनुष्ठान के दिन हेराम को लोहे की रस्सियों से बांधकर वेदी पर जकड़ लिया गया। दूसरे राजकुमार ने राजकीय पुजारिन को हटाकर अपने लोग बिठा दिए। जल्द ही राक्षस राजा का आवाहन किया गया। इस बार पहली बार हेराम ने उसकी शक्ति को पूरे सचेत रहते हुए महसूस किया। हेराम को पहले ही पता चल चुका था कि च्योंजी को जो अंगूठी दी गई है वही राक्षस राजा की चेतना को स्थिर रख सकती है। इसीलिए असली अंगूठी निकालकर उसने दूसरे राजकुमार को नकली अंगूठी पकड़ा दी थी। दूसरे राजकुमार ने पुजारियों से राक्षस राजा को अपने शरीर में उतारने का अनुष्ठान शुरू करने का आदेश दिया। मंत्र गूंजते ही राक्षस राजा की शक्ति उसकी देह में भरने लगी। राजकुमार उस ताकत को पाकर पागल हो गया। लेकिन राक्षस राजा किसी का गुलाम बनने वाला नहीं है। उसने एक ही वार में राजकुमार को दूर फेंक दिया, फिर हाथ हिलाकर बाकी सबको गिरा दिया। पुजारिन थक कर बेहोश हो गई। उसी समय राजमंत्री ने मौका पाकर खुद अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन बीच में ही दिव्य पात्र अचानक टूट गया। च्योंजी वहां पहुंची और ये देखकर स्तब्ध रह गई। किसी को समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। राक्षस राजा ने पूरा कक्ष हिला देने वाला हमला किया। वो फिर से वार करने ही वाला था कि च्योंजी आगे बढ़ी। तभी रहस्यमयी आत्मिक ऊर्जा जागने लगी, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह ताकत हासिल नहीं कर पाई थी, इसीलिए नियंत्रण डगमगाने लगा। राक्षस राजा ने च्योंजी को देखा और उसकी आंखों में छिपी शक्ति को पाने के लिए उसकी ओर झपटा। वो किसी को बीच में आने नहीं देगा। च्योंजी ने हेराम को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता कि अंदर से हेराम चिल्ला रहा है, भाग जाओ। इसी संकट की घड़ी में तीसरा राजकुमार आया और उसने अपनी आत्मा चूसने वाली तलवार निकाली और एक घातक वार किया। राक्षस राजा की शक्ति अचानक कमजोर पड़ गई। ये हथियार उसकी जीवन ऊर्जा सोख रहा है और एक बार फिर राक्षस राजा को बांध लिया गया। दूसरे राजकुमार ने देखा कि हेराम अब भी जिंदा है और सही सलामत है। वो गुस्से से पागल हो उठा और सबको उसे पकड़ने का आदेश दिया। तभी काले कपड़ों में ढके योद्धा का दल भीतर घुस आया। वे हेराम के वफादार अनुयायी है। उनकी मदद से हेराम और च्योंजी वहां से भाग निकले।
दूसरे राजकुमार ने गुस्से में धनुष उठाया और तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया। भागते हुए दोनों को पता भी नहीं चला कि पीछे से राजकुमार ने बदला लेने के लिए च्योंजी के दोस्तों और परिवार वालों को पकड़ लिया है। देर रात जब च्योंजी अपने खोए हुए पिता को ढूंढ रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन दूसरे राजकुमार ने उसके पिता को फंसाकर धमकी दी, अगर उसने एक और दिव्य पात्र नहीं बनाया तो उसके पिता को मार दिया जाएगा। च्योंजी ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता की जान बचाने के लिए मजबूर हो गई। जब हेराम को पता चला कि च्योंजी को कैद कर लिया गया है, तो उसने तुरंत अपनी सेना इकट्ठा की और उसे छुड़ाने निकल पड़ा। वे उसे छुड़ा लाए, लेकिन जैसे ही भागने लगे, सैनिकों का एक बड़ा दल उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। असल में दूसरा राजकुमार पहले से जानता था कि हेराम जरूर आएगा, इसीलिए उसने झूठी खबर फैलाकर उसे जाल में फंसाया। हंगामे में हेराम ने धुएं का बम फेंका, पूरे इलाके धुएं से भर गया और फिर अफरा तफरी मच गई। मौका पाकर हेराम च्योंजी को लेकर भाग निकला, लेकिन तभी दूसरे राजकुमार ने एक तीर चलाया। ये तीर च्योंजी के पिता को लग गया। जख्मी होकर वे जमीन पर गिर पड़े। च्योंजी घबरा कर रो पड़ी, लेकिन वे रुक नहीं सकते, इसीलिए सब भागकर बाहर के इलाके में पहुंचे। वहां उसके पिता जहरीले तलवार से घायल होकर मुश्किल से जिंदा है। जैसे ही वे सुरक्षित जगह पहुंचे, पिता को थोड़ी होश आई। उन्होंने च्योंजी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है। और फिर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। च्योंजी रो रो कर टूट गई, लेकिन उसका दुख यही खत्म नहीं हुआ। दूसरे राजकुमार ने अब उसके और प्रियजनों को पकड़ लिया और उन्हें सार्वजनिक फांसी स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। उनका मकसद है कि च्योंजी सामने आए और वो उसे फिर से फंसा सके। जैसे ही च्योंजी को यह खबर मिली, वो तुरंत वहां दौड़ी, लेकिन हेराम ने उसे रोका और कहा, ये एक जाल है, अगर तुम गई तो मारी जाओगी। उसने वादा किया, मैं कोई और रास्ता ढूंढ निकालूंगा। हालांकि दोनों जानते हैं कि ये बस दिलासा देने के लिए कहा गया है। हेराम के जाने के बाद च्योंजी अकेले ही वहां निकल पड़ी। फांसी स्थल पर जब दूसरे राजकुमार ने देखा कि च्योंजी अब तक नहीं पहुंची, उसने आदेश दिया कि फांसी तुरंत शुरू की जाए। उसी समय च्योंजी दौड़ते हुए वहां पहुंची। वो बुरी तरह हाँफ रही है और चिल्लाई कि अब वो सामने आ गई है तो बाकी बंधुकों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो गलत साबित हुई। राजकुमार ने उसे धोखा दिया और फांसी का आदेश जारी रखा। च्योंजी की आंखें फटी रह गई। वो चीख चीख कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तलवार ऊपर उठ चुकी थी। गुस्से और दुख से भरे च्योंजी आगे बढ़ी, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। जैसे ही दूसरा राजकुमार अपनी जीत पर इतराने वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। राजा, जो कई दिनों से बेहोश और गायब थे, अचानक वहां पहुंच गए और उन्होंने दूसरे राजकुमार के अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसी बीच हेराम को असली सच पता चला। राजा ने समझाया कि सालों पहले जब हेराम बच्चा था, तभी वो राक्षस राजा का पात्र बन चुका था। उनके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन राक्षस राजा ने उन्हें मार डाला। हेराम सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि उसके पिता को किसी दुश्मन ने मारा है, लेकिन असलियत ये थी कि जिन्हें वो दुश्मन समझता रहा, उन्होंने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की। अब ये गलतफहमी दूर हो गई। हेराम ने बदला लेने की भावना छोड़ दी और शांति से जीना चाहता था, लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। राक्षस राजा फिर से जाग उठा। हेराम का बायां हाथ मरोड़ने लगा और उसने खुद पर से काबू खो दिया। उसने च्योंजी पर हमला कर दिया। भीतर से हेराम चीख रहा था। खुद को रोकने के लिए उसका पंजा दीवार पर पड़ा और गहरा निशान छोड़ गया। च्योंजी को बचाने के लिए हेराम उस रात बिना कुछ कहे महल छोड़कर निकल गया। रास्ते में राक्षस राजा की ताकत उस पर हावी होने लगी। हेराम गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। हेराम जब होश में आया, उसने देखा कि वो आध्यात्मिक ताबीज जो कभी च्योंजी को दिया गया था, रहस्यमय तरीके से फिर से उसकी हथेली में आ गया है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, उसका दादा, जैसे वो कभी नहीं मिला। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, राक्षस राजा तुम्हें खा रहा है, अगर जल्दी उसे बांधा नहीं गया तो सब नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वो पल भर में गायब हो गया। इधर च्योंजी ने जागते ही देखा कि दीवार पर पंजों के निशान बने हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि राक्षस राजा फिर से हेराम पर हावी हो रहा है। अगर हेराम को बचाना है तो राक्षस राजा को कैद करना ही होगा। च्योंजी महल लौटी, निश्चय किया कि वह दिव्य पात्र फिर से बनाएगी, लेकिन इस पात्र के लिए
अंतिम तत्व अभी भी उसके पास नहीं। तभी वाओ उसके सामने प्रकट हुआ, वही रहस्यमय शक्ति जो प्राचीन पत्थर कला से निकली थी और जिसने एक बार पहले भी च्योंजी की मदद की थी। उसने कहा, केवल मेरे साथ एक वचन बांधकर ही तुम पात्र में इतनी शक्ति भर पाओगी जिससे राक्षस राजा को कैद किया जा सके। बिना झिझक के च्योंजी ने वचन स्वीकार कर लिया। लाल चांद आसमान में उगा जो राक्षस राजा को बांधने का सबसे शुभ समय है। च्योंजी ने अनुष्ठान शुरू किया और दिव्य पात्र की तैयारी में लग गई। वो हिराम का इंतजार कर रही थी कि वो समय रहते पहुंच जाए। इसी बीच हिराम ने शापित अंगूठी तोड़ दी जिसमें राक्षस राजा बंधा था, लेकिन ऐसा करते ही राक्षस राजा पूरी तरह जाग उठा। हिराम पीड़ा और कमजोरी से टूट रहा है, फिर भी वो महल की ओर चला, पर द्वार पर पहुंचते ही गिर पड़ा। अब उसका पूरा शरीर राक्षस राजा के कब्जे में चला गया। उसने पहली कोशिश यही की कि च्योंजी की आंखों में छिपी स्वर्गीय शक्ति को पाना। सुरक्षात्मक घेरे के भीतर च्योंजी अनुष्ठान कर रही थी, लेकिन अचानक ढाल में दरारें आने लगी। एक तांत्रिक ने राक्षस राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही दूर फेंक दी गई। राक्षस राजा के प्रचंड वार से मुट्ठी भर में सारे कलाकार जो मोहर बना रहे थे हवा में उड़ गए। पल भर में वो च्योंजी के सामने खड़ा है। बिना रुके उसने च्योंजी की आंखों से शक्ति खींच ली। अब वो पूरी तरह अंधी हो चुकी है। वो उसे अपने पंजे में कसने ही वाला था कि तभी ऊपर से दो शक्तियां उतरी। वही आत्मीय दादी और संरक्षक बाघ दोनों एक साथ हो गए। वे राक्षस राजा से भिड़ गए। उसे रोकते हुए च्योंजी को थोड़ा समय मिल गया, लेकिन अंधी होने की वजह से वो विचलित हो गई। तभी उसके पीछे एक गर्म रोशनी का एहसास हुआ। वो उसके पिता की आत्मा है जो उसे भरोसा दिलाने आए हैं। उसके शब्दों से उसे हिम्मत मिली। उसके हाथ फिर से चलने लगे और उसने दिव्य पात्र पूरा कर दिया। उस पल पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पात्र तैयार हो गया, लेकिन इस वक्त तक राक्षस राजा की शक्ति इतनी भयानक थी कि तांत्रिक भी नहीं टिक पाए। अलौकिक दादी को समझते देर नहीं लगी कि केवल एक ही रास्ता बचा है। उसने संरक्षित बाघ की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, यही मेरा आखिरी उपहार है। फिर उसने खुद को दिव्य तितली में बदल दिया और अपने पंखों में राक्षस राजा को लपेटकर पात्र में समा गई। अंतिम मंत्रोच्चारण के साथ दादी ने उसे सदा के लिए उस पवित्र पात्र में कैद कर दिया। हिराम होश में आया। अब वो राक्षस राजा से मुक्त है और वर्षों बाद पहली बार उसने च्योंजी को साफ साफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने च्योंजी को कसकर गले लगा लिया। अब उनके बीच कोई अंधेरा नहीं है। च्योंजी को लगा था कि उसकी दृष्टि हमेशा के लिए खो गई है, लेकिन चमत्कार हुआ। उसकी आंखें लौट आई। असल में अलौकिक दादी ने अंतिम क्षण में उसका प्रेत श्राप तोड़ दिया था। उस दिन के बाद हिराम और च्योंजी आखिरकार सुखी जीवन जीने लगे। 5 साल बीत गए। दोनों में अब भी उतना ही प्रेम है। वे महल छोड़कर गांव में बस गए, उसी नदी किनारे जहां वे बचपन में चित्र बनाते थे। उनका बेटा अर्जुन खेत में दौड़ता हुआ खिलखिलाते हुए उनके पास आया और आखिरकार वे उन सबसे प्यारी चीजों से घिरे हैं जिनकी उन्हें हमेशा चाह थी। तो दोस्तों, ये कोरियन ड्रामा की कहानी आपको कैसी लगी? और अगर ऐसे ही हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।